वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, 12th क्लास की मैथमेटिक्स की पहली वीडियो है। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि हम मैट्रिक्स से शुरुआत करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स आपका पहला टॉपिक रहेगा, चैप्टर होगा 3। एनसीईआरटी बुक्स में पहला 2 चैप्टर जो हैं वो रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से आगे चल करके हम सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स बिल्कुल यूनिक चैप्टर है, तो इसीलिए आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले मैट्रिक्स यानी आव्यूह हिंदी में कहते हैं के बारे में क्या क्या जान लेना आवश्यक होगा। डेफिनेशन क्या होती है, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, टाइप क्या क्या है और इसकी प्रोसेस क्या क्या होगी। ठीक है, तो पहली वीडियो है मैट्रिक्स की, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा कवरअप नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर से मिनिमम 6 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है। और साथ ही साथ ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनडीए, सीडीएस या एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेफिनेशन की। जैसा कि हमने सेट में आप लोगों को बच्चों पढ़ाया है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेट कहलाता है। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट्स को एक बाउंड्री लाइन के अंतर्गत रख देना या उसको कलेक्शन को एक ऑर्डर दे देना, वही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। एक ऑर्डर दे देना है, एक रो और कॉलम वाइज ऑर्डर में लगा देना है, बस वही क्या कहलाएगा, आपका मैट्रिक्स कहलाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या इसकी और डेफिनेशंस बन सकती हैं। सबसे पहले तो आपको एक नोटेशन के बारे में जान लेना है कि मैट्रिक्स को बड़े वाले ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट के अंदर लिखने की जो परिपाटी है वो चल रही है। ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे में ही लिखा जाना है हमेशा। कई जगह आपको अन्य देशों में इस तरह से करली ब्रैकेट को भी काफी बड़ा बना करके और मैट्रिक्स को लिखने की परंपरा है। ठीक है, खैर हमारे यहाँ इसको इसी तरीके से लिखा जाता है। हमारे यहाँ केवल बड़े ब्रैकेट का ही इस्तेमाल किया जाता है। कई बार आप लोगों को केवल ऐसे भी लिखने को मिलेगा। ये हमारे यहाँ सार्डिक का सिंबल है और इससे पहले वाला जो बड़ा ब्रैकेट था वो आव्यूह का यानी मैट्रिक्स का सिंबल रहा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, सिंबल्स जस्ट नोटेशंस के लिए हैं। हमारे देश में ये चल रहा है, बाकी अनदर कंट्रीज में अलग अलग सिंबल्स आपको मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब क्या कहने जा रहे हैं हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखने जा रहे थे। देखिए जरा, मान लीजिए कि मेरे पास ये इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में कोई एक सेट होगा। ये जो होंगी ये कहलाती हैं रो। क्या कहलाती हैं? रो, पंक्ति। इसको मैं कह सकता हूं R1, इसको कह सकता हूं R2, R3, R4 एटसेट्रा। इस तरह से जो वर्टिकल कॉलम होते हैं ये कहलाते हैं कॉलम। C1, C2, C3, C4 इनको कहते हैं कॉलम। हिंदी में कहते हैं स्तंभ। क्लियर ये वाली बात? इन रो एंड कॉलम वाइज में ही किसी भी सेट को, चाहे वो नंबर्स का हो, चाहे वो वेरिएबल्स का हो, चाहे वो अनदर थिंग्स का हो, ऑब्जेक्ट्स का हो, को डिनोट करना ही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, चलिए अब इसका ऑर्डर क्या होता है ये जान लेते हैं। ऑर्डर जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, इसमें कितनी रो हैं? 4 रो हैं, R1, R2, R3, R4। इसमें कॉलम कितने हैं? C1, C2, C3, C4। तो ये रो बाई कॉलम, आप लोग कई बार देखते होंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना है, रो मल्टीप्लाई कॉलम नहीं, रो बाई कॉलम। जैसे हम कभी कभी एरिया डिफाइन करने की बात करते हैं तो हम कई बार पूछते हैं कि ये जो रूम है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ क्या है, तो हम कई बार बोलते हैं कि 10/6 का रूम है। तो ये जो बाई वर्ड है वो इसी के लिए है। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? रो बाई कॉलम। एक और परिपाटी हमारे यहाँ है कि हमेशा रो पहले और कॉलम बाद में है, हॉरिजॉन्टल पहले है और वर्टिकल बाद में है। क्लियर ये वाली बात? चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से मैं इस चीज को फिर से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। सपोज कीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये जस्ट नंबर्स का सेट था। रो और कॉलम में हमने
हमने उसको रख रखा है, दैट्स वाई कि हम इसको क्या कह रहे हैं, कि मैट्रिक्स कह रहे हैं, है एक सेट ही नंबर्स का। तो आपको पता है कि ये वाली रो क्या होगी R1, ये रो क्या होगी R2, ये क्या होगी R3, ऐसे ही ये होगा C1 कॉलम 1 कॉलम 2 और ये कॉलम 3। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो हमें अभी अभी बताया गया था रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। नंबर ऑफ रो कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/3। फिर से मैंने रीड करने के बारे में बताया, इसको बाई वर्ड पढ़ा जाएगा। इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3/3। ओके, चलिए इससे आगे। तो डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई है। डेफिनेशन में एक कोई भी सेट हो mn नंबर्स का, जिसमें हम क्या करेंगे, m रो होंगी और n क्या होंगे, कॉलम होंगे। तो mn नंबर्स के सेट को m रो और n कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करने पर जो कलेक्शन बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा, दैट शुड बी कॉल्ड मैट्रिक्स। ओके, तो A इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ m/n रखा है, इसका मतलब उसमें रो कितनी होंगी, m रो होंगी और कॉलम कितने हो जाएंगे, उसमें n कॉलम हो जाएंगे। साथ ही साथ नंबर ऑफ एलिमेंट भी हम बता पाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे। सपोज कीजिए कि मेरे पास 4 रो है और उसमें 3 कॉलम है, तो उसमें कितने एलिमेंट आगे होंगे, जस्ट उनका मल्टीप्लिकेशन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए होंगे m इंटू n। एलिमेंट हिंदी में कहते हैं अवयव। तो हम क्या क्या बता सकते हैं, कोई एक मैट्रिक्स हमको गिवन है, उसमें हम नंबर ऑफ रो बता सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम बता सकते हैं और अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट भी बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितने अवयव हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब इसको डिनोट करने के दो मेथड हैं, वही जो सेट में हमने सीखा था, टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म। जस्ट एक एग्जांपल, a इक्वल्स टू 1 2 1 2 1 1 3 1 1 4 2 3। आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत क्लियर कर लीजिएगा, कई बार बच्चे गलती करते हैं शुरुआत में। हॉरिजॉन्टल रो कहलाती हैं, ये R1, ये R2 और ये R3, इसमें 3 रो हो गए और 4 कॉलम हो गए। अगर मैं आपसे ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर हो गया इसका 3/4, 3 रो और 4 कॉलम। रो की बात करूं तो रो है 3, कॉलम की बात करूं तो कॉलम है 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं तो टोटल एलिमेंट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 4 जा 12। इसलिए सारे काउंट कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे 12। साथ ही साथ हम अब नंबर देना भी शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं कि इन रोज को मैंने आई कह दिया है, आई, और कॉलम को मैंने जे कह दिया है, जे, तो जिस प्रकार से ये एक परिवार है और हर एक परिवार के प्रत्येक सदस्य का एक यूनिक नाम होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक इस टाइप से इसमें भी एक यूनिक नाम और यूनिक आइडेंटिटी होगी। वो क्या होगी, सपोज कीजिए कि मुझे ये वाला 4 को कॉल करना है, कैसे बुलाऊंगा मैं इसको, तो मैं जानता हूं कि पहली रो का 4th एलिमेंट है, पहली रो का 4th एलिमेंट है। मान लीजिए मुझको इस 3 को बुलाना है, तो मैं क्या जानता हूं कि ये 3rd रो का 4th एलिमेंट है। बस ये आई और जे यही कह रहे हैं, ith रो का jth एलिमेंट, आई वाली रो का जेवा जो अवयव है वो उसका नेम हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए मैं 4 को नोटेशन देना चाह रहा हूं, तो क्या कहूंगा मैं, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो यानी 1 का 4th एलिमेंट यानी 4, यानी A14 का मतलब क्या हो गया, ए मैट्रिक्स की पहली रो का चौथा एलिमेंट कौन है, वो 4 है। क्लियर ये वाली बात। ये हम एक मैट्रिक्स से इतनी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स हमको गिवन है तो हमको नंबर ऑफ रो पता है, नंबर ऑफ कॉलम पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट पता है, उसका ऑर्डर पता है और साथ में ये भी पता है। एक्चुअली में बच्चों मैट्रिक्स का इन्वेंशन कंप्यूटर के लिए किया गया है। आप बहुत सारी कैलकुलेशंस कंप्यूटर से, मोबाइल से या कैलकुलेटर से फटाफट से कर देते हैं, उन सब में मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी को प्रयोग किया जाता है। आप देख पा रहे हैं कि कितना सारा डाटा था उसको एक ही बार में सारा जज कर लिया गया। बहुत सारी कंपनियां इसी फॉर्मेट को यूज करती हैं। किसी कंपनी में मान लीजिए 300 वर्कर्स हैं, सबकी सैलरी अलग अलग है, अब वो कैसे काउंट करेगा और एक ही क्लिक पे उसको कैसे चाहिए कि सारा मेरा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ है, वो सब इसी मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी के साथ में यूज किया जाता है। सारे बैंक जो फॉर्मर्स करते हैं वो अपना फॉर्मूला वो इसी मैट्रिक्स को बेस बना करके करते हैं।
कंप्यूटर को इस मैट्रिक्स मेथड से काम करना बहुत आसान होता है, दैट्स वाई कि वी आर यूजिंग मैट्रिक्स। ओके, और हम पहले इसको सीख रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है जो हम उसे सिखाते हैं, तो पहले हमें ही कुछ सीखना होगा कि आव्यू में मैट्रिक्स में किस प्रकार की प्रोसेस हो सकती हैं, क्या क्या उसके टाइप हो सकते हैं, क्या उसके यूजेस हो सकते हैं, बस वही हम सीख रहे हैं। तो फिलहाल हमने ये जाना कि मैट्रिक्स किस टाइप का होता है, इस तरह से डिनोट किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हमने जान लिया। मैं जस्ट इसका उल्टा लेकर के आ रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अगर कहीं पर लिखा हुआ आपको मिले aij इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, aij इक्वल टू 2i प्लस 3j, ये सेट बिल्डर फॉर्म की तरह से ये एक छोटा सा एक ही लाइन में मैट्रिक्स बना करके दिखा दिया। ये मैट्रिक्स कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कह दिया i की वैल्यू आपको 10,000 लेनी है और j की वैल्यू आपको 900 लेनी है, तो आप जानते हैं कि ये कितना बड़ा मैट्रिक्स बन गया। i का मतलब रो था, j का मतलब कॉलम था, इसका मतलब इससे जो मैट्रिक्स डेवलप होगा उसमें 10,000 तो रो होंगी और प्रत्येक रो में 900 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में अप्रोक्स 90 लाख एलिमेंट्स हो गए, इतना बड़ा मैट्रिक्स बन गया। अब इसको हमें बनाने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन कंप्यूटर इसको जरा सी देर में बना देगा। जो आप एक्सेल देखते हैं, MS एक्सेल कंप्यूटर में, वो यही फॉर्मेशन है। आप खुद गौर से देखते होंगे तो उधर कॉलम और रो होती हैं, ठीक है। चलिए अब सवाल कैसा आता है ये भी हम देख लेते हैं। इतना बड़ा नहीं देगा, वो सिर्फ आपसे ये कहेगा कि एक 2/3 का मैट्रिक्स बनाइए, जिसके लिए फॉर्मूला ये है। तो 2/3 का मैट्रिक्स आपको बनाना है। aij इक्वल्स टू ये दे दिया गया है, आपको साफ दिख रहा होगा कि i की वैल्यू कितनी है 2 है और j की वैल्यू कितनी है 3 है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमेशा नोटेशन में पहला रो होगा और दूसरा कॉलम होगा, क्लियर है वाली बात। अगर मैं इसको AJI भी कर दूं तो वहां j रो हो जाएगा और i कॉलम हो जाएगा, क्लियर है वाली बात। नोटेशन में हमेशा याद रखिए कि ये रो है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला कॉलम है। इसका मतलब हमको एक मैट्रिक्स ऐसा डेवलप करना है जिसमें क्या होगा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ जस्ट अभी। एक आपके दिमाग में आइडिया बन जाना चाहिए इससे। 2/3 का मतलब क्या है कि उसमें एक रो और एक रो, यानी दो तो रो होंगी और 1 2 और 3, उसमें 3 कॉलम होंगे, राइट। 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हमारे उस मैट्रिक्स में जनरेट होंगे। अब कैसे होंगे इनको देख लेते हैं। सबसे पहले A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, यानी i की वैल्यू भी 1 ली है और j की वैल्यू भी 1 ली है, लगा दीजिए। तो 2 × 1 प्लस 3 × 1 टोटल आ गया 5, यानी पहले रो का पहला एलिमेंट कौन होगा 5, यानी हम यहाँ फिल कर सकते हैं। अब मैं दूसरा मैट्रिक्स ले लेता हूँ, पहले रो का और पहला एलिमेंट कौन होगा 5 होगा, एकदम क्लियर। अब 1 2 फर्स्ट रो का ही सेकंड एलिमेंट, और जानते हैं क्या और निकालना पड़ेगा, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। क्या आप जानते हैं कि क्या A14 भी पूछा गया है? नहीं पूछा गया, क्योंकि यहाँ 4 कॉलम हो गए, पहली रो में 4 कॉलम, हमसे कहा गया अधिकतम कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, इसका मतलब 14 नहीं चाहिए, क्लियर। निकालिए जरा इन वैल्यूज को। A12 तो 2 × 1 प्लस 3 × 2 ये हो गया 8। A13 2 × 1 प्लस 3 × 3 यानी कि 11। इसके बाद में क्या रहेगा A21 A22 और A23, यानी कि ये सारे के सारे तीनों एलिमेंट किसके रहेंगे, ये सेकंड रो के रहेंगे। 2 1 की वैल्यू भी लगाइए, तो 2 × i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1, तो 2 × 2 प्लस 3 × 1 तो ये हो गया 7। 2 2 यानी 2 × 2 प्लस 3 × 2 और ये टोटल हो गया 10, और 2 3 2 × 2 और 3 × 3 ये हो गया 30। अब हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं, पहली वाली रो का पहला एलिमेंट 5, पहली वाली रो का दूसरा एलिमेंट 8, पहली वाली रो का तीसरा एलिमेंट 11, दूसरी वाली रो का पहला एलिमेंट 7, दूसरी वाली रो का दूसरा एलिमेंट 10 और दूसरी वाली रो का तीसरा एलिमेंट 13। ये आपका 2/3
3 का एक मैट्रिक्स रेडी। इसका आप देख रहे होंगे ऑर्डर 2/3 है, नंबर ऑफ रो है 2, नंबर ऑफ कॉलम है 3। इस तरह से 2/3 का एक ऑर्डर हमारे पास मैट्रिक्स बन गया, जिसके लिए फॉर्मूला Aij इक्वल्स टू 2i प्लस 3j था। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन शुरुआत में आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में ले लिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तो था नोटेशन। अब मैं आपको बताता हूं इसकी टाइप। ठीक है, ये कैसे डिनोट किया जाता है और उसमें दोनों मेथड डिनोट करने के मैंने आपको बता दिए, फॉर्मूले के रूप में भी या उसको टेबुलर मेथड में। अभी आपको क्या करना है, आप टाइप को लेकर के बात करनी है। ठीक है, क्या का बात करनी है? टाइप को लेकर के बात करनी है। तो सबसे पहला जैसे कि सेट में टाइप देखे थे हमने, नल सेट हुआ था सबसे पहला, वॉइड सेट या नल सेट या एम्प्टी सेट था। ठीक है, तो अब उसको क्या करना है, यहाँ पर भी सबसे पहला जो आएगा वो इसी टाइप के बनेंगे। फर्स्ट टाइप आता है इसका रो मैट्रिक्स। बेटा ये ध्यान रखिएगा, ये इसका सिंगुलर फॉर्म है और ये इसका प्लूरल फॉर्म है, CES। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होगी और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। मैं केवल संकेत में दूंगा, आप लोग अपने आप उसको फिर लिख लीजिएगा नोट्स में। यहाँ बहुत छोटे तरीके से याद करा दूंगा। रो मैट्रिक्स का मतलब उसमें केवल रो होगी, एक ही रो होगी, एक ही रो होगी, तो वो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एटसेट्रा एटसेट्रा। कॉलम उसमें कितने भी हों लेकिन रो एक ही है, रो केवल एक ही है, एक और कोई क्षैतिज पंक्ति नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगी, तो वो क्या कहलाएगा? आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा। सेम सेकंड बनता है कॉलम मैट्रिक्स। हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड से जितने भी बच्चे हैं, प्यारे बच्चों, मैं खुद यूपी बोर्ड से रहा हूँ, मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग मैथमेटिक्स को इंग्लिश में भी पढ़ते रहिए, क्योंकि 12th के बाद आपको मैथमेटिक्स हिंदी में कहीं नहीं मिलेगा। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में भी सेम बात रहती है। एक मैट्रिक्स ए को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, जहां m तो रो हो सकती हैं लेकिन कॉलम कितना होगा? एक होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। A इक्वल्स टू 1 2 3 4 एटसेट्रा जितनी भी चल जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कॉलम एक है लेकिन रो एक रो, R2 R3 R4, रो हो गई 4 लेकिन कॉलम कितना है? एक। ठीक है, ऐसे यहाँ पर रो कितनी थी? एक, लेकिन कॉलम C1 C2 C3 C4 और भी हो सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या रही? जब रो एक होती है, नंबर ऑफ कॉलम पर हम डिपेंड नहीं करते हैं, तो रो मैट्रिक्स, और कॉलम जब सिंगल रह जाता है तो उसको क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 3 की बात करते हैं। मैं यहाँ साइड में इनको लिखते चल रहा हूँ जो टाइप है, ताकि आपको याद रहेंगे। टाइप में हमने पढ़ा फर्स्ट रो मैट्रिक्स, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, शॉर्ट में लिखूंगा। अब थर्ड की बारी बात। थर्ड जो होगा वो होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है भाई? थर्ड वाला हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं छोटे छोटे नोटेशंस आपको दे रहा हूँ, नोट्स में आप इन्हीं को लिखिएगा और बहुत जल्दी याद आपको हो जाएंगे। क्या लिखना है? कोई भी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा यदि m बाई n जो है वो m इक्वल्स टू n हो जाए, यानी कि नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, जैसा कि पहला वाला एग्जाम्पल ही मैंने लिया था। यानी ऐसे में जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? 2/2 या 1/1 या 3/3, यानी कि जितनी उसमें रो होंगी उतने ही उसमें कॉलम होंगे, तो वो क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर की शेप बन जाएगी। जितनी उसकी लंबाई होगी उतनी उसकी चौड़ाई होगी। दैट्स वाई कि हम उसको क्या नाम दिए हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स दिया। ठीक है, कई बार इसके अपोजिट भी कंपटीशंस में पूछ लिया जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशंस आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ना वो एक्चुअली में टाइप होता है।
लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है तो वो क्या हो जाएगा, m इज नॉट इक्वल टू n। एक आध बार एनडीए में ये क्वेश्चन डाल दिया गया था। चलिए स्क्वायर में क्या हो जाएगा, m इक्वल टू n। ठीक है, इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, इसे हटा दें या चलिए यहीं लिख देते हैं। फोर्थ नंबर आएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, एक बार मैं बना करके दिखाता हूँ, आप लोग जानते होंगे ये फॉर्मेट डायगोनल कहलाता है और हमेशा राइट डायगोनल बच्चों। कौन सा, राइट डायगोनल, ये कहलाता है डायगोनल। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में एलिमेंट होंगे, बाकी के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डायगोनल में एलिमेंट हैं, बाकी सारे जीरो हैं। डायगोनल में एलिमेंट हैं लेकिन बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये कैसा कहलाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। बहुत टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, कम से कम 24 टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। हम इम्पोर्टेंट को लेंगे और किसी जब आगे पढ़ते चलेंगे तो बीच बीच में हम उसके टाइप और बताते चलेंगे आपको। ठीक है, बीसीए या बीएससी तक में आते हैं इस टाइप के मैट्रिक्स, तब उसके लिए। इसके बाद आता है नल मैट्रिक्स। नल में क्या हो जाएगा, इसी से जुड़ा हुआ है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो जीरो हो जाएंगे, सारे एलिमेंट जीरो जीरो, तो वो एम्प्टी सेट या नल मैट्रिक्स कहलाता है। एम्प्टी मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, चलिए इससे आगे इसके बाद आता है एक अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर ये मैं एक्चुअली में आपके सिलेबस से बाहर की चीज है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। लोअर ट्रायंगुलर ये आपको बीएससी में काम में आएगा। इसमें क्या होता है, एक कोई ए है मैट्रिक्स, तो उसमें जो अपर ट्रायंगुलर होगा, तो उसमें अपर ट्रायंगुलर में क्या हो जाएगा बच्चे, कि अपर ट्रायंगुलर में इस डायगोनल से अपर में, इस डायगोनल से अपर साइड में सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन नीचे वाली साइड में कोई एलिमेंट नहीं होगा। जैसे 1 2 3 0 4 5 0 0 6, ये देखिए डायगोनल और उससे ऊपर सारे एलिमेंट हैं, लेकिन उससे नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं। सेम लोअर ट्रायंगल में, लोअर में क्या हो जाएगा, डायगोनल और उससे लोअर में तो एलिमेंट होंगे, लेकिन उससे अपर में सब जीरो हो जाएंगे। इस तरीके से ये अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर बनते हैं। इनकी भी प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए पढ़े हैं। चलिए इसे भी हटा देते हैं। तो अभी आप लोगों ने क्या क्या देख लिया, रो हो गया, कॉलम हो गया, स्क्वायर हो गया, फोर्थ हो गया डायगोनल, डायगोनल, फिफ्थ हो गया नल मैट्रिक्स, 6 हो गया अपर ट्रायंगुलर और 7 हो गया लोअर ट्रायंगुलर। 5 ही है वैसे इंपॉर्टेंट, इससे अतिरिक्त नहीं है। चलिए अब जल्दी से हम बात करते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सिखा दिए हैं, ए आई जैसे कैसे आप सेट बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, वो आप लोगों ने एक टाइप का क्वेश्चन देख लिया है। पहली एक्सरसाइज में यही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक कोई और एग्जांपल में ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, फाइंड करना है, कंस्ट्रक्ट ए 2/3 मैट्रिक्स। 2/3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो रो कितनी होंगी, 2 होंगी, कॉलम कितने होंगे, 3 होंगे। तो इसका मतलब मैं सीधा सीधा लिख लेता हूँ बस, A11 मुझे निकालना होगा, A12 भी निकालना होगा, A13 भी निकालना होगा, A21 निकालना होगा, A22 निकालना होगा और A23 निकालना होगा। इस चैप्टर में वो बच्चे बहुत सावधानी बरते हैं जिनका राइटिंग बहुत ख़राब है, ऑल्सो मेरा भी ख़राब है, लेकिन डिजिट के नीचे डिजिट लिखना की आदत डालिए, क्योंकि मैट्रिक्स में जैसे ही थोड़ा सा भी इधर से उधर चीज़ें चेंज हो जाएंगी, वहीं आपको गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। इसीलिए आपको ये सावधानी बरतनी है कि डिजिट्स के नीचे डिजिट्स को लिखना है। अब बस इनको सॉल्व करना है। ए आई जे की वैल्यू ये दे रखी है 1 1, यानी आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1। लगाएंगे आप इसको यहाँ, तो ये 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो ये 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा।
1 2 यानी 1+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 9/2 हो जाएगा। 1 3 यानी कि 1+3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 4 का स्क्वायर 16/2 करेंगे 8 हो जाएगा। 2 1 तो ये फिर से 9/2 हो जाएगा। 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 तो ये 9/2। 2 2 अपॉन 2 ये फिर से 8 हो जाएगा। और 2 3 यानी 25/2 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? 2/3 का एक मैट्रिक्स बनाना था और वो आपका हो जाएगा 2 9/2 8 9/2 8 और 25/2। 2 रो है और 3 कॉलम है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पहली एक्सरसाइज में कुछ इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखिए थोड़े से कंपैरिजन के क्वेश्चन। अब कभी कभी कंपेयर के भी क्वेश्चन करा करके आपसे वैल्यू पूछ ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल x - y z 2x - k y और ये w, ये मैट्रिक्स इक्वल्स टू है -1 0 4 एंड 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z w। कभी कभी तो सीधी सीधी वैल्यूज आ जाती हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे का मैथमेटिक्स आना चाहिए। 12th में है तो इतना आना चाहिए भी। पहली रो का पहला एलिमेंट कंपेयर करेगा पहली रो के पहले एलिमेंट से। कभी भी ये अपनी स्थिति को चेंज नहीं करेंगे, पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। पहली रो का दूसरा एलिमेंट कंपेयर करेगा पहली रो के दूसरे एलिमेंट से। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि z की वैल्यू तो हमको दिख गई है 4 और w की वैल्यू दिख गई है 5। पेपर में आप केवल जस्ट इतना ही लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग और z इक्वल्स टू 4 w इक्वल्स टू 5 रहेगी वैल्यू x एंड y की। तो एक इक्वेशन तो बनेगी x - y इक्वल्स टू -1 और दूसरी इक्वेशन बनेगी 2x - k y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 कैसे सॉल्व करते आए हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मेथड देख लीजिएगा। इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 2 में से 1 को तो 2x - x x बचेगा। इसमें से माइनस करूँगा कट जाएगा, इसको माइनस करूँगा तो 1 बचेगा। x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू को 1 को मैं यहाँ रखूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। x की वैल्यू को रखूँगा तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1 इधर आकर के प्लस होगा, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 4 और w की वैल्यू 5। और हमसे यही वैल्यूज पूछी थी कि x, y, z एंड w की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्वेश्चन हमारे पास ये था कि ये मैट्रिक्स इक्वल्स टू है ये मैट्रिक्स। तो कंपैरिजन करने पर पोजीशन से पोजीशन की कंपैरिजन होती है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इधर वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेगा और उसी के सहायता से हम कंपेयर करके जो भी वैल्यूज हमको फाइंड करनी रहेंगी वो निकाल सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ आपके पहले दूसरी लगभग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे। अगली वीडियो में हम इसकी कुछ प्रोसेस को जानेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। तो इसके लिए बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में हम लेकर के आएंगे मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन पहले स्केलर क्वांटिटीज से करेंगे। बाकी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका इनवर्स फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट का। स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टडी हार्ड। बाय बाय।